मैं रात 8 बजे लड़कियों के हॉस्टल पहुंचा। मैंने हफ्ते भर का केस मटेरियल उठाया हुआ था, जिसका आकार 6 टेलीफोन डायरेक्टरी जितना था। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी दबी हुई चीख सुनाई दी, 1 सेकंड, मैं कपड़े बदल रही हूँ। 300 सेकंड बाद उसने दरवाजा खोला। उसने लाल और सफ़ेद ट्रक सूट पहना हुआ था। सॉरी, उसने कहा और अपने बालों को जूड़े में बांधने लगी। आओ अंदर, हमें शुरू कर देना चाहिए, बहुत कुछ करना है। उसने अपनी स्टडी चेयर मुझे दी और खुद बेड पर बैठ गई। जंग जैसे रंग की चादर ईंट की दीवारों से मेल खा रही थी। उसने चार्ट पेपर से नोटिस बोर्ड बनाया था और उस पर अपने परिवार की तस्वीरें चिपका रखी थी। देखो, ये मेरा परिवार है, ये मेरे डैड हैं, ये कितने क्यूट हैं, उसने कहा। मैंने ध्यान से देखा। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी, जिसके बाल सलीके से कंघी किए हुए थे, हल्की सी मुस्कान के साथ तस्वीरों में था। अधिकतर तस्वीरों में उसने हाफ स्लीव शर्ट और धोती पहनी हुई थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोसी जो तेज संगीत बजाने से रोकता है। नहीं, उसमें कुछ भी क्यूट नहीं था। मैंने त्योहारों, शादियों और जन्मदिन पर खींची गई बाकी तस्वीरों को देखा। एक में अनन्या का पूरा परिवार समुद्र किनारे सावधान मुद्रा में खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो राष्ट्रगान बजने वाला हो। ये मरीना बीच है, चेन्नई में। तुम्हें पता है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी बीच है, उसने कहा। मैंने उसके भाई को देखा, जो लगभग 14 साल का होगा। तेल लगे बाल, चश्मा और गीक सा चेहरा, जैसे कोई आईआईटी में दाखिले से पहले का बच्चा। उसकी दुनिया में रुचि ना होने वाले हाव भाव ने मुझे यकीन दिला दिया कि वह इसमें सफल होगा। और ये माँ है? मैंने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। अनन्या के पिता और भाई के मुकाबले उसकी माँ ज्यादा सख्त लग रही थी। तस्वीरों में भी उनके चेहरे पर ऐसा गुस्से वाला भाव था, जैसे उन्होंने किसी से गलती पकड़ ली हो। उन्होंने मुझे स्कूल के सबसे सख्त अध्यापकों की याद दिला दी। मैं तुरंत ही उसकी बेटी के कमरे में होने के लिए दोषी महसूस करने लगा। मुझे लगा कि तस्वीर से बाहर आकर वह मुझ पर स्केल से मारेंगी। माँ और मैं, अनन्या ने बिस्तर पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा और लंबी सांस ली। क्या? मैंने उसके रिश्तेदारों की शादी की एक तस्वीर देखी। उनकी सांवली त्वचा के कारण सबके दांत और भी सफ़ेद चमक रहे थे। सभी बूढ़ी महिलाएं उतना सोना पहने थीं, जितना उनके शरीर संभाल सकते थे, और रेशमी साड़ियां सड़क के रिफ्लेक्टर जैसी चमक रही थीं। कुछ नहीं, काश मैं उनके साथ बेहतर तरीके से रह पाती, उसने कहा। अरे, तुम्हारे पास अपने परिवार की तस्वीरें हैं। मैंने सिर हिला दिया। मेरा परिवार इतना असंगठित था कि सही समय पर पोज देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कैमरा भी था। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसने केस मटेरियल के बीच से इकोनॉमिक्स के नोट्स निकालते हुए पूछा। माँ, पापा और मैं। बस, मैंने कहा। थोड़ा और बताओ, वे क्या करते हैं? तुम किसके करीब हो? हम पढ़ाई करने आए हैं, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स बुकलेट पर थपकी देते हुए कहा। बिल्कुल, पढ़ाई तो करेंगे ही। मैंने तो बस बात करने के लिए पूछा। मत बताओ अगर तुम्हारा मन नहीं है, उसने कहा और अपनी पलकें झपकाईं। ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करेंगे। 1 घंटे तक कोई गपशप नहीं, मैंने चेतावनी दी। ठीक है, मेरी किताब पहले ही खुली हुई है, उसने कहा और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई। ठीक है, मेरी माँ हाउसवाइफ हैं। मैं उनके करीब हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे मुझे कॉल करना याद रखना है। बाद में एसटीडी बूथ जाऊंगा। और पापा, मैं तो अपने डैड के बहुत करीब हूँ। पढ़ाई करें, मैंने कहा और किताबें खोल दी। तुम अपने पापा के करीब नहीं हो। फेल होना है क्या? शश, उसने सहमति जताई और अपनी उंगली से अपने होठों को ढक लिया। हमने अगले 2 घंटे तक बिना कुछ कहे पढ़ाई की। कभी कभी वह सिर उठाकर तकिए का कवर बदलने या स्टडी लैम्प को ठीक करने जैसे बेकार काम करने लगती। मैंने इन सबको नज़रअंदाज किया। आईआईटी में अपने शुरुआती साल बर्बाद करने के बाद, शायद कैट की गणना में किसी गलती के चलते, मुझे आईआईएम में मौका मिला था। इस बार मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। वाह, तुम तो सच में फोकस कर सकते हो, उसने 1 घंटे बाद कहा। 10 बज गए। एसटीडी कॉल्स अब सस्ती हो गई हैं। ओह हाँ, मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर कॉल करना है, उसने कहा और बिस्तर से कूदकर अपनी चप्पल पहनने लगी। सेरी 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 अम्मा, सेरी, उसने कहा। हर सेरी के साथ उसकी आवाज़ तेज, ऊंची और चिढ़ी हुई हो गई। उसने घर कॉल कर लिया था। एसटीडी बूथ पर सस्ती कॉल्स के लिए कई छात्र लाइन में खड़े थे, जो अक्सर अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स लिए रहते थे। कॉल खत्म होने के बाद मैंने अनन्या को छुट्टे पैसे देने में मदद की।
क्या वह उसे डेट कर रहा है? मैंने एक छात्र को दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना। मुझे नहीं लगता, वह उसे भाई जैसा मानती है, उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और बूथ में चला गया। हर लड़की को एक आईआईटी भाई चाहिए, क्वांट सब्जेक्ट्स में बड़ा काम आता है, पहले छात्र ने कहा, और उनके आसपास खड़े लोग हंसने लगे। मैंने गुस्सा दबाते हुए घर का नंबर डायल किया। हेलो, मेरे पिता की आवाज़ 4 रिंग्स के बाद आई। मैं चुप रहा। मीटर ने क्लिक करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, मेरे पिता ने बोलना जारी रखा। मैंने फ़ोन रख दिया। प्रिंट ने बिल निकालना शुरू किया। मिस्ड कनेक्शन, पैसे देने पड़ेंगे, दुकानदार ने कहा। मैंने सिर हिलाया और दोबारा नंबर डायल किया। इस बार मेरी माँ ने फ़ोन उठाया। माँ, मैंने चिल्लाया। मैंने कहा था ना कि 10 बजे के बाद फ़ोन के पास रहना। सॉरी बेटा, मैं रसोई में थी। उन्होंने फ़ोन उठाया था, तुम उनसे बात कर लो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, छोड़ो। तुम कैसे हो? जगह कैसी है? ठीक है, लेकिन पहले वाले कॉलेज से भी ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं। खाना कैसा है? भयानक। हॉस्टल में हूँ, और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं थोड़ा अचार भेज दूंगी। शहर में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ चिकन मिलता है। उसने ऐसे चिंता जताई जैसे ये बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा हो। कुछ जगहों पर एफएमएस तो अच्छा था, तुम्हें दिल्ली क्यों छोड़नी पड़ी? माँ, मैं अपने करियर के फैसले चिकन की उपलब्धता पर आधारित नहीं करूँगा, मैंने कहा और मीटर देखा। मैंने 18 रुपये खर्च कर दिए थे। मैं अब फ़ोन रखता हूँ। कुछ और बताओ ना, कोई दोस्त बनाया? नहीं, कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत। मैंने अनन्या के चेहरे की ओर देखा, जो बूथ के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन? नाम क्या है? अनंत। पंजाबी है। माँ, सॉरी, मुझे लगा कोई ऐसा दोस्त होगा जो तुम्हारे जैसा खाना पसंद करता हो। कोई बात नहीं, हम बहुत मॉडर्न हैं। जानते हो, हाँ, बिल्कुल, अब चलता हूँ, कल टेस्ट है। ओह, सच में? परीक्षा से पहले प्रार्थना कर लेना, ठीक है? हाँ, पहले पढ़ाई पूरी करने दो। मैंने फ़ोन काटा और 25 रुपये का भुगतान किया। पहली बार क्यों रखा? तुम्हारे पापा ने उठाया था, सही? अनन्या ने चलते हुए पूछा। मैं रुक गया। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाया। मैं अपनी माँ से नाराज होने पर ऐसा करती हूँ। हम लाइन पर बने रहते हैं, चुपचाप। और पैसे भी देते हो? हाँ, ये थोड़ा महंगा तरीका है एक दूसरे को गुस्सा दिखाने का, लेकिन कभी कभी ही करते हैं। मैं अपने पिता से कभी बात नहीं करता, मैंने कहा। क्यों? अनन्या ने मेरी ओर देखा। लंबी कहानी है, न आज रात, न किसी रात। यह मेरे पास ही रहने दो। ठीक है, उसने कहा। हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे, फिर उसने बात शुरू की। तो तुम्हारे माता पिता को तुमसे बड़ी उम्मीदें होंगी। कौन सी नौकरी लेने वाले हो? फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, इनमें से कोई नहीं, मैंने कहा। हालांकि शुरुआत में पैसे के लिए कोई नौकरी करूंगा। तो सच में क्या बनना चाहते हो? उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। मैं झूठ नहीं बोल सका। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैंने कहा। मुझे लगा कि वह हंसेगी या मजाक उड़ाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर हिलाया और चलती रही। कैसा लेखक? उसने पूछा। ऐसा जो मजेदार कहानियां सुनाए, लेकिन बदलाव भी लाए। कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, यही पहला मुहावरा सीखा था, है ना? उसने सिर हिलाया। मजाकिया लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। और तुम क्या बनना चाहती हो? वह हंसी। मुझे नहीं पता। मेरी माँ को पहले ही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र हूँ, तो ज्यादा आगे के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अभी के लिए बस अपने क्विज में ठीक करना और माँ को खुश करना चाहती हूँ। दोनों ही बेहद मुश्किल हैं। हम उसके कमरे पहुँचे और अगले 2 घंटे तक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। मैं तो ये कभी नहीं कर पाती, उसने कहा जब मैंने उसके लिए एक मुश्किल सवाल हल किया। तुम मुझे यूज तो नहीं कर रही, है ना? माफ करना, मतलब मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ, ताकि क्वांट सब्जेक्ट्स में मदद मिल सके। क्या मजाक कर रहे हो? वह चौंक गई। मैं आईआईटी भाई नहीं बनना चाहता, मैंने कहा। क्या? वो जो भी हो, तुम नहीं हो। हम दोस्त हैं, सही? उसने हाथ बढ़ाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। नहीं, उन आंखों से कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुड नाइट, मैंने कहा और उसका हाथ थामकर हिलाया। अरे कृष्णा, उसने मुझे रुकते हुए कहा। क्या? जो तुमने कहा, लेखक बनने के बारे में और बदलाव लाने के लिए। ये सच में बहुत अच्छा है। मैं सच में कह रही हूँ। मैं मुस्कुराया। गुड नाइट, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया।
हॉस्टल में कुछ जागी हुई लड़कियां नोट्स लेकर घूम रही थीं। वे मुझे शक भरी नजरों से देख रही थीं। मैं सिर्फ पढ़ाई करने आया था, मैंने कहा और तेजी से हॉस्टल से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता कि सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। 4. वह रिसर्च असिस्टेंट के कमरे से अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्विज के रिजल्ट लेकर बाहर आई। वह लाइन में खड़े छात्रों के बीच से होती हुई मेरी ओर आई। अब तक कैंपस में हर कोई हमारी दोस्ती, या जैसा कुछ लोग कहते थे, भाई बहन के रिश्ते के बारे में जान चुका था। उसने डेनिम शॉर्ट्स और गुलाबी टी शर्ट पहन रखी थी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को लंबे समय तक घूरने का मौका दे रही थी। B+, लोग कहते हैं कि यह अच्छा ग्रेड है, उसने अपना उत्तर पत्रक दिखाते हुए कहा। तुम्हारे शॉर्ट्स बहुत छोटे हैं, मैंने कहा। मुझे अपना ग्रेड दिखाओ, उसने कहा और मेरा पेपर छीन लिया। A-, वाह, तुमने A- को कर लिया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम दोनों अपने हॉस्टल की ओर चलने लगे। तुम इकोनॉमिक्स में मुझसे ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने कहा। तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और मैं इस विषय में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। प्रोफेसर चटर्जी को मेडल दिखा दो, मैंने गंभीर स्वर में कहा। अरे, तुम ठीक हो? मैंने चुप्पी बनाए रखी। खैर, मैं तुम्हें एक ट्रीट देनी हूँ। तुम्हारी न्यूमेरिकल्स ने मेरी मदद की। भूख लगी है, मैंने सिर हिलाया। हॉस्टल में रहने वाले हमेशा भूखे रहते हैं। रंभाई चलते हैं, उसने कहा। तुम रंभाई में इस तरह नहीं जा सकती, मैंने कहा। कैसे? इन शॉर्ट्स में, मैंने कहा। माफ करना, ये दिल्ली वाली बात है या पंजाबी वाली? लड़कियों के कपड़े कंट्रोल करना, ये कॉमन सेंस की बात है। कैंपस के बाहर है, लोग घूरते हैं, मैंने कहा। कैंपस के अंदर भी काफी लोग घूरते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो, उसने कहा और गेट की ओर बढ़ने लगी। मुझे ट्रीट की जरूरत नहीं है, रहने दो, मैंने कहा और हॉस्टल की ओर मुड़ गया। सच में, तुम नहीं आ रहे? उसने पीछे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी मर्जी, मैंने उसे नजरअंदाज किया और चलता रहा। रात के स्टडी सेशन के लिए आओगे? उसने पूछा। मैंने कंधे उचकाए, मानो कह रहा हूँ, जो भी। मेरे लिए कोई ड्रेस कोड है? उसने कहा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, जो पहनना है पहनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा। शाम को जब मैं उसके कमरे में गया तो हमने उस दोपहर की बात नहीं की। उसने काले ट्रैक पैंट और ढीली फुल स्लीव्स की काली टी शर्ट पहन रखी थी। वह इतनी ढकी हुई थी कि अफगानिस्तान में भी टहल सकती थी। मुझे उसके शॉर्ट्स की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन यह मेरी ही गलती थी। मैंने अगले दिन की तैयारी के लिए मार्केटिंग केस खोला। निर्दोष निकोटीन फ्री सिगरेट्स, मैंने शीर्षक पढ़ा। कौन बेवकूफ़ ये खरीदेगा? मुझे तो सिगरेट पीने का मन हो रहा है, उसने कहा। मैंने उसे गुस्से से देखा। क्या मुझे F-वर्ड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है? या मैंने सिगरेट पीने की इच्छा जताई इसलिए? तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये मानो कि औरतें भी समझदार इंसान होती हैं, और समझदार लोग ये पसंद नहीं करते कि कोई उन्हें बताए कि क्या पहनना है या क्या करना है, खासकर जब वे वयस्क हों। क्या ये समझ आता है? ज़्यादा होशियार मत बनो, मैंने कहा। मुझे छोटा मत समझो, उसने कहा। ध्यान आकर्षित करने के और भी तरीके हैं, छोटे कपड़े पहनने के अलावा, मैंने कहा। मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं किया। मुझे शॉर्ट्स पहनना पसंद है, उसने कहा। क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? मैंने केस फिर से खोला। हम आधे घंटे तक चुपचाप पढ़ाई करते रहे। मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसने कहा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। क्या तुम जल रहे हो? मजाक कर रही हो? मैंने गुस्से में किताब बंद कर दी। नहीं, बस चेक कर रही थी। चलो, पढ़ाई करें, उसने कहा। वह अपनी किताबों में लौट गई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने तकिया उठाकर उसकी ओर फेंका। उसने हंसते हुए तकिया मेरे सिर पर मारा। मुझे एहसास हुआ कि यह पहला कॉन्टैक्ट स्पोर्ट था जो मैंने उसके साथ खेला था, हाथ मिलाने के अलावा।